बात करेंगे अब इंडिया और नामीबिया के मैच की, जो कि खेला गया था आज। इट वाज द लास्ट गेम ऑफ द इवनिंग। दिल्ली में खेला गया ये मैच और उसको जीत के इंडिया ने 2 पॉइंट्स हासिल किए अपने, अब 4 पॉइंट्स पे आ गए। 9 खिलाड़ी आउट बनाए उन्होंने। एक टाइम पे तो ये 225 तक जा रहे थे, लेकिन इरास्मस जो कैप्टन है नामीबिया के, उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग की, 4 विकेट्स लिए 20 रन देके और अच्छा खासा रोक लिया था। लेकिन 209 आई थिंक काफ़ी ज़्यादा थे। 116 ही बना पाया नामीबिया, जिसमें खातिर खा ऐसी कोई परफॉर्मेंस बैट से दिखी नहीं। स्टार्ट ज़रूर मिले, जो कि आप देख सकते हैं बैटर्स को नामीबिया के, लेकिन आई थिंक द बॉलिंग वाज वे टू चैलेंजिंग फॉर देम। 18.2 ओवर्स में फिनिश हो गई नामीबिया की टीम और 93 रन्स के मार्जिन से इंडिया ने जीता। मैं ये सवाल पूछना चाह रहा था, शायद पहले भी जिक्र हुआ, कि भाई क्या वजह है कि एसोसिएट्स टॉस जीत के पहले बॉलिंग करते हैं और फिर अपने ऊपर एक बोझ डाल लेते हैं 200 सवा 200 रन का। मतलब एक फॉर्मूला है, एक ऑप्शन ये भी है कि आप पहले बैटिंग करें। मैं नहीं कह रहा कि आप 200 बना देंगे, हो सकता है 150 बनाए, बट वाई एड प्रेशर ऑन योर बॉलिंग कि इतने ज़्यादा रन आप खा लें। आई थिंक आज के मैच में तो मैं भी बहुत सरप्राइज थी। जिस वक्त इंडिया की इतना फ्लैट ट्रैक, अच्छा खासा ट्रैक देखने में तो ऐसे ही लग रहा था, पिच रिपोर्ट भी ये थी। आज के मैच में मैं काफ़ी हैरान थी, क्योंकि शाम का मैच था, ड्यू का इतना कुछ बहुत ज़्यादा फैक्टर नज़र नहीं आया अभी तक। पर जब सुबह 11 बजे का मैच होता है तब चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं। ऑब्वियसली हल्का फुल्का मॉइस्चर आपको जो भी हेल्प मिलती है तब होती है। आई थिंक एक ये भी परेशानी होती है, अगर आप पहले बैटिंग कर लें और दूसरी टीम की बॉलिंग बहुत ही तगड़ी है तो आपके बॉलर्स को बिल्कुल मौका ही नहीं मिलता अपने आप को एक्सप्रेस करने का। फॉर एग्जांपल आप 70-80 रन पे या 100 रन पे, जैसे आज नेपाल आउट हुई 120 रन पे आउट हो गई, तो इवन नेपाल जो था वो इटली के अगेंस्ट विकेट्स नहीं ले सका, बिकॉज आपके बॉलर्स किसी किस्म का कोई प्रेशर डाल ही नहीं सकते। पहले बॉलिंग करने का थोड़ा सा एक एडवांटेज ये होता है कि आप अर्ली विकेट्स ले लें तो आप अपने बॉलर्स के फुल पोटेंशियल थोड़ा सा दुनिया को शो कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एक मे बी एक सोच हो सकती है इसके पीछे। मैं इसमें अपनी एक जो मुझे समझ आती है कि एसोसिएट मेंबर ऐसा क्यों करते हैं वो डिस्कस करता हूँ। मेरे ख्याल में जो अपसेट होने का चांस है ना, वो बैटिंग में ज़्यादा होता है, क्योंकि किसी भी टीम की अगर बैटिंग क्रम्बल कर जाए या वो प्रेशर हैंडल ना कर सके, बुरे शॉट खेल जाए, कंप्लेसेंट हो जाएं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, तो वो एक चांस लेने की एक फ्लूक लगने का एक चांस लेते हैं, जो मुझे लगता है। हालांकि उनको चाहिए कि अगर उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, लेट्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, गो आउट देयर, एंजॉय योरसेल्फ एज ए बैट्समैन, अपने आप को कम प्रेशर में खिलाएं। वो जो आप कह रहे हैं कि चाहे 150 भी करें ऐसे अच्छे ट्रैक पे, 130 भी करें, देन स्टिल यू विल हैव अ गुड टाइम एज ए बॉलिंग यूनिट। अगर उसने चेस करते वक्त भी तो हो सकता है ना कोई टीम आगे लग जाए, हो सकते हैं, 130 ही है। लेकिन मुझे लगता है कि यही एक सोच मुझे समझ आती है। जैसे ओमान ने आज श्रीलंका को टॉस जीतने के बाद बैटिंग करवा दी, मुझे समझ नहीं आई। मुझे लगता है कि यार अगर आपके पास एक चांस मिला है तो आप क्यों ना ऐसे बैटिंग ट्रैक के ऊपर आप खुद 160 कर दो और कोशिश करो कि हम उससे जो है वो प्रेशर डालें। तो ये एक जो फ्लूक लगाने के एक चांस है, वो मेरा ख्याल वो लिया जाता है। ठीक है, इंडिया ने बैटिंग की या उनसे कहा गया बैटिंग करने को पहले। आज अभिषेक शर्मा नहीं थे, उनकी जगह सैमसन आए, उन्होंने 8 गेंदों पर 22 किए, एक ज़बरदस्त स्टार्ट दिया। ईशान किशन टीम में जब आते हैं तो ऑफकोर्स आपको एक अलग इम्पैक्ट नज़र आता है। 61 बनाए 24 गेंदों पे और उनकी वापसी बड़ी स्ट्रॉन्ग हुई है। 5 चौके 5 छक्के इन्होंने आज लगाए। और ये नोटिस किया जाता है कि जब इनके नए लड़के या कोई भी आता है टीम में, वो कोशिश करता है कि वो ऐसा इम्पैक्ट डाले कि बेशक अगले मैच में 11 में उसको ना लिया जाए, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कैप्टन सोचे कि मेरे पास ये एक प्लेयर पड़ा हुआ है। इनकी बैटिंग बड़ी उम्दा थी आज। आपने जब देखी हो उमर, जो बॉलर्स की आप बात करते हैं कि नए बॉल के साथ कुछ ना कुछ मिल सकता है नए बॉलर्स को, और उन्होंने टोटली न्यूट्रलाइज कर दिया। आई थिंक आप इनकी अगर स्ट्रेंथ देखें, चाहे वो बॉलर और बैट्समैन हो, लाइक टू लाइक प्लेयर बेंच पे बैठे हुए। ईशान किशन ने ये लास्ट 5-6 महीने पहले बैक टू बैक 300 किए, लेकिन फिर भी उसकी जगह नहीं बन रही थी। अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं, लेकिन इसको जब भी मौका मिलता है वो परफॉर्म करता है। जो सैमसन है, वो उसको आज मौका मिला है, उसका भी एक छोटा सा कैमियो था, लेकिन ऑब्वियसली उसके जो लास्ट जो परफॉर्मेंस है बैक टू बैक 300 भी किए। और ईशान किशन जितने क्लैरिटी के साथ ये खेल रहा है, कोई उसको फिक्र नहीं है कि जो भी बॉलर है उसको इजीली ले रहा है। और उनकी जो बैटिंग है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखें तो 8वें नंबर पे आशर पटेल आ रहे हैं, तो इट्स मीन्स के इनके एक तो सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है, पीछे से प्लेयर डेवलपमेंट पे बड़ा काम करते हैं, प्लस इनके जो सिस्टम है वो कंटिन्यूटी है। आपके अगर आप इनकी कोचेस की बात करें या इनके प्लेयर्स की बात करें, उनको
पूरा टाइम देते हैं। ये नहीं है कि हर 2-3 महीने के बाद आपके कोचिंग स्टाफ चेंज होता है या प्लेयर्स आपके कैप्टन चेंज हो जाते हैं। आई थिंक एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपके जो मैनेजमेंट है, जो कोचिंग स्टाफ है, वो एक प्लेयर के साथ, स्पेशली अगर आप अभी इनके अंडर 19 टीम के साथ देख रहे हैं, तो इससे पहले राहुल ड्राविड था, उसने ग्रास रूट पे काम किया नीचे लेवल पे, फिर आ गए नेशनल टीम के साथ, उनकी परफॉर्मेंस आप देखें, T20 वर्ल्ड कप वो जीते, अभी इस दफ़ा उनके साथ वो था लक्ष्मण था। तो इट्स मीन्स के जब आप किसी प्लेयर के साथ 1-to-1 या उनके साथ जब टाइम गुजारते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी जो प्लानिंग होती है या आपके जो विजन होता है, जब तक आप उसको लॉन्ग टाइम नहीं दे तो आपकी और प्लेयर की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकती, और फिर आपकी जो प्लान है वो एग्जीक्यूट भी नहीं हो सकती। तो आई थिंक सिस्टम का अच्छा होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो कंसिस्टेंसी है कि प्लेयर्स को, मैनेजमेंट को पूरा टाइम देना चाहिए। एटीट्यूड या एरोगेंस का शायद इशू हो, लेकिन जब आप बात करते हैं स्किल्स की, तो अब काफ़ी शानदार हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे कि इनकी बेंच स्ट्रेंथ हो या वो प्लेयर रिप्लेस करने के लिए जो आ रहा है वो खुल के खेल रहा है, जैसे ईशान किशन ने आज खेला, उसको ये परवाह नहीं है या ऐसा इंप्रेशन आता है कि मैं शायद एक ही मैच के लिए आया हूँ, जिसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ वो फिट हो जाएगा तो वापस आएगा, बट दे वांट टू मेक श्योर कि वो इम्पैक्ट डालें। तो फ्रीडम जो है वो दिख रहा होता है कि मैं इसको दोनों हाथों से अपॉर्चुनिटी ग्रैब। बिल्कुल, संजू सैमसन गए थे उनकी जगह, अभिषेक की जगह, और आई थिंक ईशान किशन, मुझे लग रहा है आप मेरे नोट्स यहाँ से पढ़ सक रहे हैं, मैंने लफ्ज़ ही उनके लिए एटीट्यूड का रखा है कि ईशान किशन ऐसे प्लेयर हैं जो मुझे बहुत रिजेम्बलेंस लगती है विराट कोहली से, नॉट ऑन द वे ही प्लेज, बट जो इम्पैक्ट है ना गेम के ऊपर, वो मुझे इनका ऐसा नज़र आता है कि इनके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट भी और वो जो विनर्स माइंडसेट और एक सेल्फ बिलीफ बहुत ज़्यादा होता है ना किसी प्लेयर के अंदर, वो ईशान किशन में मुझे नज़र आता है। बहुत ही डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग खेले हैं। संजू सैमसन की जो आप बात करें कि एक ही मैच मिला, बट उसमें उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी एवरेज को कुछ देख लूँ, मैं लंबा खेलने चला रहा हूँ। उन्होंने जो उनका रोल था अभिषेक शर्मा का, एग्जैक्टली उसी रोल को अपनाया और उसी रोल से क्रिकेट खेली। 275 के स्ट्राइक रेट से वो खेले, और वो भी बड़े अरसे बाद उनको मौका मिला। जितना संजू सैमसन की परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से उनको इतना रेगुलर मौका नहीं मिल पाता, बिकॉज उनकी टीम बैटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी अपने लिए क्रिकेट मैच नहीं खेला, उन्होंने उसी तरह से खेला जैसे रिक्वायरमेंट थी। तो आई थिंक ये चीज़ें जो हैं उनकी काबिल तारीफ़ हैं। फिर आज हार्दिक के भी रन हो गए, तो अभी सारी टीम, स्काई के पहले मैच में रन हो गए, तो अब इनके टॉप 5-6 लोग रेडी हैं, सबके रन हो चुके हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली इंडिया के लिए पॉजिटिव है ये। अभी हम ये प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले बात ही कर रहे थे सना से कि अबाउट दी ट्रांसफॉर्मेशन विमेंस टीम में भी ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस रही है, लेकिन जिस तरह से इंडिया का प्रोग्रेस नज़र आया है विमेंस साइड पे, इस तरह मेंस में भी है। और आपने शायद बात की थी गालिबन एक आध दिन पहले कि जो भी आता है रिप्लेस करने, वो एक कंप्लीट प्रोडक्ट दिख रहा होता है। जैसे हमने देखा था तिलक वर्मा आए थे, जिस तरह परफॉर्मेंस दिया, तो वो एक फिनिश प्रोडक्ट है, हाफ कुक्ड मटेरियल नहीं है कि एज रिप्लेसमेंट है। देखिए, मैंने प्री में बात की थी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ना, और इंडिया ने फॉलो किया है ये फॉर्मेट या ये प्रेसिडेंट जो सेट हुए हैं या टेम्पलेट जो सेट हुआ है, वो सेट हुआ है ऑस्ट्रेलिया से। जब आप अपनी टीम के स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं ना कि हमें इस कैलिबर का प्लेयर चाहिए, ओपनर ये कैटेगरी में खेलेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, नंबर 3 के ये रोल है, नंबर 4 का ये रोल है, बॉलर हमें इस लेंथ पे, उसके KPI जो है ना वो सेट हो गए हैं। उसको पहले ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करता था, फिर इंडिया ने किया। आज ईशान किशन अगर वो आया है तो उसने अभिषेक की तरह खेलना शुरू कर दिया। उसे पता है कि मुझसे पहले यहाँ पे अभिषेक था, अगर अभिषेक वैसे शर्मा जो है वैसे खेल रहा है तो मुझे भी वैसे ही खेलना पड़ेगा, मैं अपने मर्जी से नहीं खेल सकता, क्योंकि वो टेम्पलेट सेट है कि भाई अगर एज ए ओपनर जाएगा तो उसका ये स्ट्राइक रेट हमें चाहिए, उस नंबर की डिमांड है। बस ये हमारे अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान का मसला चलता है, वो स्टैंडर्ड सेट नहीं हुए, जिसकी वजह से हम डिटीरिएट करते जा रहे हैं। अगर आप इंडिया को देखें, उनका जो भी प्लेयर जाएगा उसकी एक रिप्लेसमेंट उसी स्टैंडर्ड की रेडी खड़ी हुई है, और जो आने वाला उसको भी पता है कि मैं किसी PR से नहीं आ रहा, मैं आऊँगा तो मैंने अगर रोहित शर्मा चेंज हुआ तो अभिषेक शर्मा आ गए, विराट कोहली गया तो तिलक वर्मा आ गए, उसी तरह की कैपेसिटी का प्लेयर है। अभी उस जगह भी नहीं पहुंचा हुआ, लेकिन कैपेसिटी वही है, तरीकाकार वही है कि उसको खेलना भी आता है, उसको मैच बनाना भी आता है। तो बात यह है कि जब आप स्टैंडर्ड सेट कर देंगे तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। जैसे अभी मैं पाकिस्तान की, मैंने सुबह आपसे बात की, मेरे नज़दीक 2 प्लेयर शामिल और माज बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन कब उनको मौका मिलता है ये इसका फैसला सिलेक्टर लेंगे। लेकिन आपके पास जैसे साइम और फरहान अगर रेडी हैं, तो अगर आप शामिल और माज को भी रेडी कर लें तो वो भी 2 ऐसे प्लेयर होंगे कि जो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको खेल के दे सकते हैं। ठीक, इनके ग्रुप पे एक नज़र डाल लेते हैं। इस ग्रुप में ऑफकोर्स पाकिस्तान भी आप जानते हैं,
और ये ग्रुप में अभी जो सिचुएशन है वो इस तरह से है कि पाकिस्तान इस मैच से पहले लीड कर रहा था इस ग्रुप पर, बट सिमिलर पॉइंट्स हैं, नेट रन रेट का फ़र्क है, बड़ी विक्ट्री थी 93 रन से, तो नेट रन रेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। नीदरलैंड्स के पास भी एक मौका होगा कि अगर वो किसी एक टीम को हरा सकें तो वो भी 4 पॉइंट्स पे आ सकते हैं। असल जो फैसला कुन मैच होगा वो होगा इंडिया पाकिस्तान का, वो जो जीतेगा आई थिंक वो सिक्योर कर लेगा अपनी सुपर 8 की पोजीशन। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मैं पूछना चाहूँगा उमर गुल से कि वो अपने करियर में कभी उन्होंने हार्दिक पांड्या जैसे बाल क्यों नहीं रखे। लोग कलर करते हैं बालों को, हमने उमैद आसिफ को देखा था, वो आते हैं डिफरेंट कलर्स के साथ, तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं, पर्सनैलिटी का हिस्सा है। तो चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और जब वापस आएंगे तो फिर और बात होगी। देखते रहिए गेम ऑन है।